हाँ तो बच्चों आइए, अंबर भाग 2 कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक लेसन 9 नमक का दरोगा पाठ को देखते हैं। इस पाठ के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। देखिए, अंग्रेजों का जमाना था। अंग्रेज ने क्या किया, एक नमक पर एक शासन चलाया और नमक विभाग एक बना दिया और लोगों के व्यवहार पर रोक लगा दी। तो लोग क्या करने लगे, चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। कोई चालाकी से, कोई घूस दे करके इसका व्यवहार और इसका यूज करने लगे। अब क्या होता है कि उस समय जो इस विभाग में काम करते थे अधिकारी, उनके तो पौ बारह थे, मतलब बहुत खुश थे, मालामाल हो रहे हैं लोग। जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं अधिकारी, उनका तो पैसों की अब कमी नहीं है। तो ऐसे ही एक युवक था, नौकरी की तलाश में था। तो उसके पिताजी यह समझाया करते थे कि बेटा ऐसा नौकरी ढूंढना जो कि ऊपरी आमदनी वाला हो। हाँ, क्योंकि महीना वाला नौकरी अगर तुमको मिल जाता है, महीना में अगर जो पैसा मिलेगा तुमको, तो वो तो अमावस्या की चांद की तरह होगा, या अमावस्या नहीं, यहाँ पूर्णिमा की चांद की तरह होगा। और क्या होगा, चांद एक बार प्रकाश देता है और धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। तो पैसा भी महीना वाला नौकरी ऐसा होता है कि उससे घर की पूरी खर्च नहीं चल पाएगी, परेशानी रही। तो ऐसे ही पिता एक अपने बेटे को उपदेश देते हैं। बेटा निकला नौकरी के तलाश में और उसको क्या होता है कि नमक के विभाग में दरोगा के पद पर मिल जाता है। संजोग की बात है। पिताजी बहुत खुश हुए, लेकिन उनका बेटा जो था, उसका नाम था बंशीधर सुनता है बेटा जो है अपने पिता की बात को सुनता है, उपदेश को सब कुछ सुनता है। एक जैसे आज्ञाकारी जो पुत्र होता है, पिता की बात को मानता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता है। अब क्या होता है कि जाड़े का दिन था और पास में ही अभी इसको नया विभाग है। ये बेचारा ईमानदार है, न्याय के पथ पर चलने वाला है और सब कुछ काम अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहा है। तो सब अधिकारी इससे खुश थे। ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन वो अपने दफ्तर में आकर के आराम कर रहा है। तो जहां दफ्तर है वहां से 1 मील की दूरी पर जमुना नदी बहती है और लोग तो नमक का चोरी छुपे इसका व्यापार करते ही हैं। नमक दफ्तर के कोठरी से, गोडाउन से लाते ही हैं। तो क्या होता है, ये यमुना नदी में नावों के सहारे लाते हैं। तो नाव जैसे कि इधर से उधर लगा करके पुल जैसी बन गई। अब मल्लाहों की आवाज जो नाव चलाता है, लोगों की आवाज, शोरगुल, बंशीधर की आवाज कानों तक गई और वह अपना पोशाक पहना, तमंचा लिया, घोड़ा पर सवार हुआ और गया। जाकर के देखता है तो बात तो सही है, ट्रक लगे हुए हैं और सभी ट्रकों पर बोरियां लदी हुई है। जा करके जब जाता है तो ये डांट फटकार लगा करके पूछता है, इसमें क्या है, तुम लोग कौन हो, क्या कर रहे हो। तो किसी की हिम्मत नहीं करती है। तब किसका है, गाड़ी किसका है, माल किसका है। तो एक आदमी आता है आगे और कहता है कि ये पंडित अलोपी दिन की है। पंडित अलोपी दिन जो है उनकी गाड़ियां हैं, उनके पास ये नमक का जो गाड़ियां हैं उनके पास जाएगा। हम लोग चोरी छिपे नमक विभाग से ये लाए हैं। तो अब ये आदमी नहीं जानता है, बंशीधर नहीं जानता है। ये पूछता है कि कौन अलोपी दिन। ठीक है, यहाँ देखिए, कौन पंडित अलोपी दिन। तो किसी ने सकपका करके डरा हुआ भाव से बोलता है कि दातागंज के हुए प्रतिष्ठित जमींदार हैं, वे ही ऐसा करवा रहे हैं, उनके पास ही हम लोगों को जाना है। तो क्या होता है, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न थे। माने ये बहुत प्रतिष्ठित जमींदार थे। सब यहाँ की प्रशासन के अधिकारी भी उनके ऋणी थे, लोग तो थे ही। अब मुंशी जी ने कहा कि ये गाड़ियां कहाँ जाएगी। मुंशीधर मतलब ये बंशीधर पूछता है कि ये गाड़ियां लेकर के तुम लोग कहाँ जाओगे। तो ये गाड़ियां जाएगी कानपुर। आदमी ने कहा कि कानपुर जाएगी। यह प्रश्न करते ही इनमें सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब को संदेह हुआ कि ये सब जो गाड़ी में तुम लोग लदे हो, बोरियां लदे हो, इसमें क्या है।
तो कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है। तो टटोला देखा तो उनका भ्रम जो था, संदेह जो था दूर हो गया। ये नमक ही था, नमक के अलावा दूसरा भी चीज हो सकता है, लेकिन सब नमक था। तो अब ये बंशीधर ने क्या किया, गाड़ियों को रोक दिया। गाड़ियों को रोक दिया, नहीं गाड़ियां नहीं जा सकती है, जाओ मालिक को बुला करके लाओ। तो आदमी ये आलोपीदीन, पंडित आलोपीदीन के आदमी गया, जाकर के सूचना दी इसकी। और पंडित आलोपीदीन क्या करते थे उस समय, रथ पर सवार थे, सजीला या सजाया हुआ रथ था, और मुंह में पान खा रहे थे, चादर ओढ़े थे और आराम से होते थे, आराम से अब आने की कोशिश कर रहे थे या घूम रहे थे अपना मस्त। इधर जरूरी नहीं है कि वो उधर ही जाएंगे जहां उनकी लोग व्यापार कर रहे हैं। तो आदमी ने जब सूचना दी तो बोले कोई बात नहीं है। कौन दरोगा? तो बताया कि नया जो दरोगा है उसने मेरी गाड़ियों को रोक दिया। कोई बोला कोई बात नहीं, चलो। बंशीधर पहुंचे, बंशीधर के पास पहुंचे। कौन पहुंचा? पंडित आलोपीदीन पहुंचा। पंडित आलोपीदीन बंशीधर के पास जाते ही आशीर्वाद देता है, बाबूजी आशीर्वाद, बोलिए मेरा गाड़ी को क्यों रोक दिए? मैं इधर से जाता और आपको कुछ दक्षिणा नहीं देता, मतलब घूस नहीं देता, ऐसा तो होता ही नहीं, छोड़ दीजिए गाड़ी को। यह बात सुनते ही जो है बंशीधर जो दरोगा है वह गुस्से में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं? मन ही मन सोचने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? अब यह कहता है, अब उनका एक साथी भी गया था, उसका नाम था बदलू सिंह। देखिए यहाँ बदलू सिंह को कहता है ये बंशीधर कि आप इनको अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट की बात सुन करके तो सकपका गए, स्तंभित हो गए, आश्चर्य हो गए। आज तक किसी दारोगा ने ऐसी बात कहने की साहस नहीं की। यह क्या बात है? चारों ओर हलचल मच गई, लोगों में हलचल मच गई, ये क्या हो रहा है? ठीक है। और ये अटल है, कह रहे हैं दरोगा जी कि इनको अरेस्ट करो। बदलू सिंह आगे बढ़ता है और वो भी बुदबुद आवाज कर रहा है कि कैसा ये दरोगा जी हैं, दरोगा जी को पैसा दे रहा है, ये ले नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से, और ये पंडित आलोपीदीन जो है ये प्रकार से अनुरोध कर रहे हैं कि बाबू अगर आप मुझे अरेस्ट करोगे तो मेरा तो जो इज्जत है, मेरा जो मान सम्मान है ये मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा मत कीजिए। लेकिन बंशीधर क्या कहते हैं, देखिए आगे देखिए। बंशीधर कहते हैं कि नहीं, हम ऐसी तैसी बातें आपकी सुनना नहीं चाहते हैं। तो आलोपीदीन ने क्या सोच रखा था कि पैसे के बल पर मैं इस अफसर को खरीद लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। मतलब ये सोचता था कि मैं पैसे के बल पर जैसे ही अफसर को नचाऊंगा, अधिकारी को नचाऊंगा, ये नाचेगा। लेकिन ये अफसर कुछ अलग टाइप के थे, ये अधिकारी कुछ अलग टाइप थे, बंशीधर कुछ अलग टाइप के थे। तो उसके बाद क्या हुआ है कि इनके पास भी रथ पर जो सवार थे पंडित आलोपीदीन, इनके पास भी मुख्तार था जो हिसाब किताब करता है। वो बोला लाला जी इनको 1000 नोट भेंट कीजिए, यानी भेंट कीजिए, प्रेजेंट कीजिए, यानी घूस दीजिए। आप जानते हो। तो अब बंशीधर और गुस्सा से कहता है कि 1000 नहीं 1 लाख, मुझे सच्चे मार्ग से आपके पैसा हटा नहीं सकता। इस ऐसा ही अब आगे इन दोनों में वाद विवाद होने लगा। तो ये धर्म के राह पर है, न्याय के राह पर है, और ये अपने पैसों के बल पर जी रहे हैं। दोनों में अब क्या होता है, दोनों शक्तियां, या आप धर्म जो है और लक्ष्मी जो है, यहाँ धर्म है, न्याय सही, लक्ष्मी इनका पैसा है, ये दोनों में उछल कूद मच रहा है। यानी कोई चाहता है कि पैसे के बल पर खरीद लूंगा, और ये बोलता है कि मैं धर्म और न्याय को नहीं छोड़ सकता, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा। इस प्रकार से चलने लगा। और बंशीधर को पैसा देने की कोशिश कर रहा है पंडित आलोपीदीन एक के बाद एक, या 1 स्टेप के बाद 1 स्टेप पैसा जो है वो बढ़ा रहा है। जाते जाते 40,000 तक पहुंच गया। 40,000 तक, इस पेज में देखिए 40,000 तक पहुंच गया। तो आप बंशीधर कहते हैं कि 40,000 नहीं,
40,000 क्या 40 लाख भी दोगे तो ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, धर्म के धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ने क्या किया, धर्म ने क्या किया, धन को पैरों तले कुचल डाला। यानी अन्याय जो कर रहा था पंडित आलोपीदीन, और ये जो न्याय के पद पर थे, ये न्याय के पद से हटे नहीं। अब क्या हुआ कि पंडित आलोपीदीन को बंशीधर ने अरेस्ट कर लिया, हथकड़ियां लग गई उसके हाथ में। ठीक है, अब दुनिया सोती थी लेकिन सबकी जीभ जागती थी, ये क्या कैसा दरोगा है। जो पंडित आलोपीदीन के विरोध में थे वो तो खुश थे, लेकिन ज्यादातर लोग जो थे वो आश्चर्य थे। आज तक किसी की हिम्मत नहीं की कैसा हुआ। ये अदालत तक गई, यह बात अदालत तक गई। जब अदालत में यह बात गई तो अदालत में क्या ही, अदालत में कार्य करने वाले जितने कर्मचारी हैं, वकील, मुख्तार, जो कोई भी अधिकारी है, वह सब ये पंडित आलोपीदीन के पक्ष में आ गया और ये बेचारा तो अकेला। ठीक है, केस, अब यह बात, केस समझते हो आप, यह केस गया किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास पूछताछ होती ही है, लेकिन सब पक्ष में था, पंडित आलोपीदीन को बचाने के पक्ष में था। और ये बेचारा निसहाय चुपचाप खड़े हैं, क्या करे क्या नहीं। तो इधर से क्या होता है, सोच विचार के बाद, तर्क वितर्क के बाद, एक वादी विवादी समझते हो पूछने के बाद मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाया। क्या सुनाया ये आप लोगों को मैं बताता हूं। इसमें देखिए, अब बुड़बुड़ा रहा था, मनमानी करता था, ईमानदार बनने थे बहुत पहले चढ़े, लेकिन मजिस्ट्रेट ने सुनाया कि आप एक बड़े आदमी को लोभ के लालच में आकर के अरेस्ट किए हैं, हथकड़ियां पहनाए हैं और यहाँ तक कचहरी तक लाए हैं। यानी आप दोषी हैं, आप ऐसा कभी भी मत करिए। ठीक है, आप ऐसा कभी भी मत कीजिए। यह मतलब ये सतर्क करते हुए मजिस्ट्रेट ने उनको बता दिया। अब क्या होता है, जब यह बात जब जाती है बूढ़े उनके पिता के पास, तो वो तो बुड़बुड़ाने लगे। बंशीधर घर पहुंचे, बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना दिया तो सिर पीट लिया। देखो, एक बार तो सतर्क करते हुए छोड़ दिया, लेकिन अंतिम फैसला में क्या मजिस्ट्रेट ने सुनाया, उनको पद से ही हटा दिया। तो मुअत्तली का समाचार, ये यानी जब पद से हटाने का समाचार जब उनके पिता के पास गया, तो ये तो अब बहुत दुखी हुए। बोले कि जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। उनकी कामना थी कि अगर बेटा कमाएगा, ज्यादा पैसा लाएगा तो क्या होगा, ये तीर्थ यात्रा करेंगे। हाँ, और बंशीधर की बहन थी, विवाह करने लायक थी, उसकी विवाह हो जाएगा, सब प्रकार से हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हो गया उल्टा। अब क्या होता है कि इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की अब माला जप रहे हैं। बेटा को तो बहुत कुछ समझाया था, बेटा ने नहीं माना। ऐसा हुआ कि पंडित आलोपीदीन को अरेस्ट करके उनको नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा। अदालत भी उसका साथ नहीं दिया। तो अब बेचारे क्या करते हैं, राम नाम का जपते हैं और घर में बैठे हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब आगे देखते हैं। ऐसे ही वो लल्लो चुप करने लगे पंडित आलोपीदीन का, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे ऊपर तो गाज गिरने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंडित आलोपीदीन ने क्या कहा देखिए। दरोगा जी बंशीधर से कहते हैं, पंडित आलोपीदीन ने बंशीधर से कहते हैं, अब उनके पिता की बात गया, बंशीधर से कहा, दरोगा जी इसे खुशामद न समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात
को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया। देखिए, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं बंशीधर के आगे पंडित आलोपीदीन। किस कारण? क्योंकि उन्होंने कहा, पंडित आलोपीदीन ने कहा कि मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। ये बड़े बड़े अफसर, उच्च अधिकारी जो कुछ भी थे, किसी ने मुझे हरा नहीं सका, लेकिन आपने मुझे हरा दिया। परास्त का मतलब हराना, यानी आपने मुझे अरेस्ट कर लिया। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। आपके अलावा जितने बड़े बड़े अफसर थे, सबको अपना धन का गुलाम बनाया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ भी नहीं करूं। अब देखिए, ये परमिशन मांग रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं बंशीधर के आगे पंडित आलोपीदीन कि आप मुझे कुछ आज्ञा दीजिए, मैं कुछ कह सकूं। क्या है? तो कहते हैं पंडित आलोपीदीन, ऐसे तो वो स्वाभिमान के साथ बेचारा बंशीधर खड़ा है, क्योंकि नौकरी तो गवा चुका है। आलोपीदीन ने विनीत भाव में क्या कहते हैं कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करने पड़ेगी। क्या है? देखिए, बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूं, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। बोलिए, क्या है? जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, काम करने के लिए बोल सकते हैं, मैं करने की कोशिश करूंगा। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रख करके बोले, क्या बोले? इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा, द्वार से न हटूंगा। ये कोर्ट का एक स्टाम्प पेपर निकाल करके बोले, इसमें आप दस्तखत कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, यह आपको काम इसमें लिखा हुआ है। बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो उनके आंखों में आंसू आ गए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। उस स्टाम्प में क्या था? मैंने पूरे प्रॉपर्टी जो पंडित आलोपीदीन के पास जितनी संपत्तियां थी, सब संपत्तियों का स्थायी मैनेजर, परमानेंट मैनेजर नियुक्त किया था। मैं अपॉइंट किया था। उसमें क्या था? देखिए, 6000 वार्षिक वेतन थे, ईयरली वेतन, वार्षिक का मतलब ईयरली, सालाना 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। ये अपॉइंटमेंट लेटर की तरह था, उसमें लिखा हुआ था। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझसे इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूं। बंशीधर बोले, आपने मुझे इतना ऊंचा पद दे रहे हैं, इसका तो मैं योग्य नहीं हूं। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर सच सर्विस। इसके जवाब में आलोपीदीन ने हंस करके बोले, मुझे इस समय अयोग्य मनुष्य को ही जरूरत है। बोलते, ठीक है, आप अपने आप को अयोग्य बोलते हैं, तो मुझे अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। ये तो अयोग्य थे नहीं, लेकिन अपने आप को इतना बड़ा पद पा करके बंशीधर कह रहे हैं कि मैं अयोग्य हूँ। तो बंशीधर ने जब कहा कि मैं अयोग्य हूँ, तो आलोपीदीन ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे आप जैसे ही इंसान की जरूरत है। अगर आप योग्य है तो योग्य है, अयोग्य है तो अयोग्य है। दैट मीन्स रियली वो तो फिट थे बंशीधर काम करने के लायक। उसके बाद क्या होता है? बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, या मैं आपका दास हूं, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है, मतलब एक्सपीरियंस मनुष्य की जरूरत है। आपने जो मुझे पद संभालने के लिए कह रहे हैं। आलोपीदीन क्या करता है? देखिए, मतलब अब ये ऐसा उच्च पद के लिए जाने को तैयार नहीं है। अगर अंदर से है भी तो वो स्वाभाविक है कि ऐसे महान पुरुष, ऐसे उच्च व्यक्ति के आगे उनका बनता है ऐसा बोलना। आलोपीदीन ने कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, मुझे विद्वता की चाह नहीं है, न अनुभव की, न कार्य कुशलता की। आप दस्तखत कीजिए। बंशीधर की आंखें डबडबा आई, दस्तखत करना पड़ा।
और इस प्रकार से उन्होंने मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ऐसा कहा गया है बच्चों, आप लोग याद रखिए कि पंडित अलोपीदीन जो था वो अवैध रूप से कारोबार कराता था, देखना चाहता था अनुभवी एक पुरुष, अनुभवी एक अफसर की उसे चाह थी, खोज थी, ताकि वो अपना संपत्ति का पूरा मालिक बना सके। तो केवल था तो बंशीधर, पहले का जो कुछ भी किया, ये रिश्वत देने की बात, घूस देने की बात, अगर ऐसा अफसर होता, लालची अफसर होता, तो वो ले ही लेता। और बंशीधर के पिताजी ने भी बोल रखा था कि बेटा पैसे वाला नौकरी देखना, मिला भी था, लेकिन पिता की आज्ञा को उसने माना नहीं। ईमानदारी था, सत्य के राह पर चलने वाला था, धर्म के राह पर चलने वाला था, वह अपने राह से कभी हटा नहीं, अडिग रहा, हिला नहीं। जैसे एक बट वृक्ष जो है उसके ऊपर हजारों तूफान आते हैं तो आने दीजिए, वो डट करके खड़ा रहता है, डट कर मुकाबला करता है। बंशीधर ने ऐसा ही किया, परिणाम यह हुआ कि उनको उससे भी बढ़िया सर्विस मिल गई, नौकरी मिल गई। तो इस प्रकार से यह पाठ खत्म होता है बच्चों। मैं शॉर्टकट में आपको समझाने के अति संक्षिप्त में समझाने की कोशिश किया हूं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।